हम सभी अपनी और अपनों की सेफ्टी को लेकर हमेशा वरिड रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम और हमारे अपने हमेशा सेफ रहें। ठीक इसी तरह हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां की गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री और सिविलियंस की सेफ्टी को लेकर हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। अपने सिविलियंस को बचाना किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके लिए सभी कंट्रीज स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर अपनी आर्मी को स्ट्रांग करती रहती है। और आर्मी के अलावा बनाई जाती है कुछ ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर और बाहर होने वाली हर छोटी बड़ी मूवमेंट्स पर खास नजर रखती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। आज दुनिया की हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई कंट्रीज के पास तो 2 से 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। लेकिन दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज में इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस, जर्मनी और फ्रांस की एजेंसीज शामिल हैं। खतरनाक ऑपरेशंस को स्मूथली पूरा करने वाली इन एजेंसियों में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के कारनामे तो पूरी दुनिया जानती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम काफी पॉपुलर है। यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 यानी MI6 इंटेलिजेंस एजेंसी भी कुछ कम नहीं है। यह सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में एक है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के तो काफी चर्चे होते हैं, क्योंकि आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप उसके ऊपर लगते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए खुफिया एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहा जाता है कि जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND टेक्निकली दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसी है। ऐसी खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिसके अभी तक के ज्यादातर ऑपरेशंस सक्सेसफुल रहे हैं। एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे उनका खात्मा करने में कितना ही लंबा वक्त क्यों ना लग जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल की वर्ल्ड नोन और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की। हर कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है हमेशा अलर्ट मोड पर रहना, जिससे कि उनके देश पर होने वाले किसी भी तरह के हमले की इंफॉर्मेशन समय से पहले देश के सुपीरियर तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि गलत ताकतों को उनके गलत इरादों में कामयाब होने से रोका जा सके। इनके कारनामे की कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि उन पर ना जाने कितनी फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, इजराइल एक छोटा सा देश है जो चारों ओर से 13 मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और इजराइल में यहूदी रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साफ साफ ये नजर आता है कि इजराइल से उसके पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज की कभी नहीं बनी। और यही वजह रही है कि कई बार अरब की मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल को अपना निशाना बनाया और उस पर अटैक करवाए। लेकिन छोटा देश होने के बावजूद इजराइल ने कभी भी हार नहीं मानी और हमला करने वाली मुस्लिम कंट्रीज की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल अपने दुश्मनों से लड़ने, उनकी साजिशों के बारे में पहले से खबर रखने के लिए ही इजराइल ने मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी बनाई, जिसके कारनामों की वजह से आज इजराइल के दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। आज से ठीक 72 साल पहले 13 दिसंबर 1949 में इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन की पहल पर मोसाद की स्थापना हुई। उस वक्त रियूवेन शिलोआ को मोसाद का डायरेक्टर बनाया गया था, जो कि साल 1953 तक इस पोस्ट पर रहे। इसके बाद मोसाद की कमान इस्सर हरल ने संभाल ली थी। इस्सर हरल पूरे 11 सालों तक मोसाद के डायरेक्टर बने रहे। इस दौरान उन्होंने मोसाद को काफी स्ट्रांग बना दिया और इसे टेररिस्ट्स के लिए एक किलिंग मशीन के तौर पर बदल दिया। अगर बात करें मोसाद के हेडक्वार्टर की तो वो इजराइल के तेल अवीव में है और मोसाद प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, यानी कि अपने सभी कामों के लिए उसे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, मोसाद पूरी तरह से हाईटेक है। इसके एजेंट काफी तेज तर्रार हैं। आज की डेट में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और तो और हनी ट्रैप के लिए सुंदर लड़कियां भी मोसाद के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। वहीं मोसाद की टीम में कई तरह के ट्रेंड डिटेक्टिव्स और सीक्रेट सोल्जर्स भी हैं, जो इतना सीक्रेटली काम करते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती।
दोस्तों, इजराइल देश की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए मोसाद की 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेट साडा, जो दुश्मन पर हमला करती है। मेट साडा की कई छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं जो मेनली दुश्मनों को मारने और हमला करके तोड़फोड़ करने का काम करती है। वहीं मोसाद की दूसरी यूनिट है किडोन, जिसका काम किसी को पता नहीं। इसे एकदम ही सीक्रेट रखा गया है। हालांकि कहा जाता है कि यह यूनिट टेररिस्ट्स के अगेंस्ट एक्शन लेती है। दोस्तों, खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी पावरफुल है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इजराइल यहूदियों की कंट्री है और यहां की गवर्नमेंट की खास बात यह है कि अगर इजराइल के बाहर किसी दूसरे देश में यहूदी रिलीजन के लोग रहते हैं और अगर वहां पर उन्हें किसी तरह का टॉर्चर होने की खबर इन्हें मिलती है, तो उन यहूदियों को उन कंट्री से इजराइल में लाने का काम भी मोसाद करती है। यानी कि मोसाद यहूदी कम्युनिटीज की रक्षा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि मोसाद अपने बड़े बड़े ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कैसे करती है? दरअसल मोसाद के काम करने का तरीका इतना फ्लॉलेस होता है कि इसके एजेंट्स कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ते। और अगर इजराइल की ये इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद किसी दुश्मन को खत्म करके निकलती है, तो सबसे पहले वो अपने टारगेट के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं ताकि कोई चूक ना हो। आप इसी से समझ सकते हैं कि मोसाद अपने सारे काम कितने सिस्टमैटिक तरीके से करती है। मोसाद की एक कैसरिया नाम की यूनिट भी है, जो कि मोसाद की अंडर कवर ऑपरेशनल यूनिट है। दोस्तों, कैसरिया मेनली अरब कंट्रीज के अंदर और दुनिया भर में अपने एजेंटों को तैनात करने का काम करती है। ये यूनिट साल 1970 में स्टैब्लिश हुई थी और फेमस डिटेक्टिव माइक हरारी इसके फाउंडर्स में से एक थे। आज कैसरिया के जासूस दुनिया भर में फैले हैं, जिससे कि मोसाद को अपने ऑपरेशंस को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही टारगेट को निशाना बनाकर उसे खत्म करने में कैसरिया यूनिट को महारत हासिल है। और हम जिस मोसाद की बात कर रहे हैं उसका लोहा पूरे वर्ल्ड में सभी मानते हैं। तभी तो जब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को बनाया गया तो इसके सभी एजेंट्स को मोसाद के स्पेशलिस्ट एजेंट्स ने ही ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। मोसाद के उस सक्सेसफुल ऑपरेशन की जिसे पूरा करने में 6 साल का लंबा वक्त लगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 साल। दरअसल हम बात कर रहे हैं मोसाद के ऑपरेशन डायमंड की। इस ऑपरेशन में मोसाद का टारगेट था इराक में घुसकर उस समय का सबसे एडवांस सोवियत फाइटर प्लेन MiG-21 को चुराना। और मोसाद जैसी पावरफुल खुफिया एजेंसीज के लिए यह मिशन काफी चुनौती भरा रहा। तभी तो इसे पूरा करने में पूरे 6 साल लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल को यह फाइटर प्लेन चोरी क्यों करना पड़ा? वो खुद भी तो बना सकता था या फिर खरीद लेता, उसने चोरी क्यों करवाई? दरअसल अपनी कंट्री और उसके सिटीजन्स की प्रोटेक्शन को लेकर सभी देश टाइम टू टाइम अपनी पावर बढ़ाने के लिए लेटेस्ट मॉडल्स के आर्म्स और वेपन्स अपनी मिलिट्री फोर्सेस को देकर उनकी फाइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करती रहती है, ताकि वक्त पड़ने पर उसके सोल्जर्स दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी तरह 60 के दशक में रूस ने MiG-19 को हटाकर MiG-21 फाइटर प्लेन को बनाना शुरू किया था। MiG-21 सुपरसोनिक जेट कैटेगरी में आता है, जो दुश्मनों को चकमा देने के लिए जाना जाता था। रूस से इन्हीं एडवांस फाइटर प्लेन्स को खरीदकर मिस्र, सीरिया और इराक की एयरफोर्स इजराइल को नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसे में इजराइल कैसे चुप रहता? उस वक्त इजराइल के नेबर अरब कंट्रीज के पास MiG-21 था, लेकिन उसके मुकाबले इजराइल के पास कोई एडवांस फाइटर प्लेन नहीं था। वहीं इजराइल की अरब देशों से अनबन चल रही थी। ऐसे में अरब कंट्रीज को डिफीट करने के लिए इजराइल के पास MiG-21 और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी था, ताकि जब उसके दुश्मन देश उस पर MiG-21 से हमला करें तो इजराइल की आर्मी आसानी से उसका सामना कर सके और उसे मार गिराने में कामयाब हो सके। इसके बाद इजराइल ने MiG-21 को हासिल करने की जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी। मोसाद ने इसके लिए प्लान बनाया और अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन डायमंड। दोस्तों, मोसाद ने साल 1960 में ऑपरेशन डायमंड की शुरुआत मिस्र से की थी, जहां इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के काबिल एजेंट जीन थॉमस को दी गई थी। जीन थॉमस ने मिस्र के एक पायलट से इस मामले में बात की और उसे $1 मिलियन का लालच देकर उसे प्लेन को उड़ाकर इजराइल पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन मोसाद को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पायलट अदीब हन्ना ने इस बात की कंप्लेन
मिस्र की हायर अथॉरिटी से कर दी। फिर क्या, इसके बाद मोसाद के एजेंट जीन थॉमस को 2 लोगों के साथ अरेस्ट किया गया। सभी पर स्पाई करने का एलिगेशन लगाया गया, जिसके बाद उन्हें साल 1962 में फांसी दे दी गई। बाकी 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली। और इस तरह इजराइल का सोवियत मेड मिकोयान गुरेविच MiG-21 जैसे एडवांस फीचर वाले फाइटर प्लेन को लेकर आने का मिशन पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, ऑपरेशन डायमंड का पहला अटेम्प्ट भले ही सक्सेसफुल ना हो पाया हो, लेकिन इससे मोसाद का कॉन्फिडेंस थोड़ा भी कम नहीं हुआ और वो फिर से एक नया प्लान बनाने में लग गए। फिर मोसाद ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में इस ऑपरेशन को इराक से ही लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बार मोसाद के एजेंट्स ने इराकी पायलट से MiG-21 को इजराइल के लिए उड़ान भरने के सिलसिले में बात की और उन्हें पैसों का लालच भी दिया। इराकी पायलट तो पहले मान गए, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। अब मोसाद के लिए यह दूसरा झटका था और इसी तरह अपने मिशन के लिए सही मौकों को तलाशने में 3 साल गुजर गए। फिर आखिरकार 1964 में मोसाद के हाथ एक ऐसा शख्स लगा जिसने इस ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। दोस्तों, मोसाद के सक्सेस की बनकर आने वाला यह शख्स था इराक का पायलट मुनीर रेडफा। लेकिन मुनीर इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार कैसे हो गया, यह किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल तेहरान की इजरायली एम्बेसी में एक यहूदी काम करता था और उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी पायलट से हुई थी। कहा जाता है कि इराकी पायलट मुनीर रेडफा क्रिश्चियन था, जिसकी वजह से इराकी सेना में उसके साथ काफी भेदभाव किया जाता था। यहां तक कि क्रिश्चियन होने की वजह से उसे प्रमोशन तक नहीं दिया जाता था। इस सब से मुनीर काफी अपसेट था और इराक छोड़ना चाहता था। इस बात की खबर जब मोसाद की टीम को लगी तो उन्होंने अपनी एक फीमेल एजेंट को इराक भेजा, जिसने मुनीर रेडफा से पहले अच्छी दोस्ती की, फिर उसे कई तरह के ऑफर दिए। जिसके बाद मुनीर यूरोप गया, जहां मोसाद की टीम के साथ उसकी एक मीटिंग हुई। फिर मीटिंग में मोसाद की टीम ने पायलट मुनीर को पूरा प्लान समझाया और उसे इस काम के लिए $10 लाख देने का ऑफर दिया। लेकिन मुनीर अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि इराकी सेना को जब सारी बातें पता चलेंगी तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब मोसाद के एजेंट्स ने उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देने का वादा किया। वहीं इजराइल में उसे जॉब देने और वहां की सिटीजनशिप देने का वादा भी किया गया। तब जाकर इराकी पायलट मुनीर रेडफा इस काम के लिए राजी हुआ। उधर मोसाद के एजेंट्स ने भी अपना वादा निभाया और मुनीर के सभी फैमिली मेंबर्स को सेफली इराक से निकालकर इजराइल पहुंचा दिया। और अब वक्त था ऑपरेशन डायमंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। तो इराकी पायलट मुनीर ने प्लान को अच्छी तरीके से समझा और इजराइल की उस जगह का अच्छी तरीके से मुआयना भी किया जहां उसे MiG-21 को लैंड करवाना था। यहां उसकी मुलाकात इजरायली एयरफोर्स के कमांडर से हुई। उन्होंने फ्लाइंग रूट पर बातचीत की और उड़ान के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स और खतरों के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मुनीर को कम फ्यूल में प्लेन को इजराइल तक पहुंचाना था, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। बताया जाता है कि क्रिश्चियन होने की वजह से मुनीर रेडफा पर उसके सीनियर ट्रस्ट नहीं करते थे और उसे छोटे फ्यूल टैंक को ही उड़ाने दिया जाता था। फिर लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब मोसाद को उसके ऑपरेशन डायमंड में सक्सेस मिलने वाली थी। दोस्तों, 16 अगस्त 1966 को मुनीर इस मिशन को अंजाम देने पहुंचा। उसने MiG-21 फाइटर प्लेन को पहले जॉर्डन के नॉर्थ साइड की तरफ और फिर इजराइल की ओर मोड़ा। इस दौरान उसे इराक की एयरफोर्स टीम ने प्लेन को वापस इराक लाने की वार्निंग भी दी, लेकिन तभी मुनीर ने अपना रेडियो ट्रांसमिशन ही बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही मिनटों में मुनीर रेडफा ने MiG-21 को इजराइल के एरिया में घुसा दिया, जहां पहले से मौजूद इजराइल के 2 फाइटर प्लेनों की मदद से मुनीर रेडफा ने MiG-21 विमान को इजराइल में सेफली लैंड करवा दिया। दोस्तों, जब MiG-21 विमान इजरायली एयरबेस में उतरा तो उसमें फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इस तरह मोसाद को उसके ऑपरेशन डायमंड में सक्सेस मिली। वहीं MiG-21 को चुराने की इस घटना के बाद इराकी और रशियन अथॉरिटी ने इजराइल से उसे लौटा देने की डिमांड भी की थी, लेकिन इजराइल नहीं माना, जिसके बाद बात बढ़ती देखकर इजराइल ने MiG-21 का नाम बदलकर 007 कर दिया। इजरायली एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने MiG-21 की कैपेबिलिटी का अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन किया, उसके सभी मॉडर्न फीचर्स को एनालाइज किया। इसके बाद MiG-21 को इजरायली एयरफोर्स के फाइटर प्लेनों के साथ उड़ाया गया ताकि इजरायली पायलट्स जान सकें कि इसे कैसे हैंडल करना है, खास तौर पर यह कि वॉर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है
और हमला कर रहे MiG-21 को कैसे मार गिराना है। फिर इसकी तैयारी का फायदा इजराइल को अरब देशों के साथ हुए 6 डेज वॉर, जिसे जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मिला, जिसमें इजरायली पायलट्स ने अपना एक भी प्लेन खोए बगैर सीरिया के 6 MiG-21 प्लेनों को मार गिराया। तो दोस्तों, इस तरह से ऑपरेशन डायमंड को मोसाद ने सभी मुश्किलों को पार करते हुए सक्सेसफुली कंप्लीट किया।